नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक की सजा पर। आज एनआईए की विशेष अदालत में एक बहस पूरी हुई है, जहां कोर्ट कुछ ही देर में सजा का ऐलान भी कर चुका है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जानकारी के मुताबिक अब इस बहस के दौरान यासिन मलिक के कोर्ट से उन्होंने कहा है कि मैं आपसे कोई भीख नहीं मांगूंगा, आपको जो सही लगता है आप सजा दीजिए। दरअसल यासिन मलिक को जिन धाराओं में दोषी ठहराया गया है उसमें अधिकतम मौत की सजा या कम से कम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, जिस पर अब से कुछ ही देर बाद एनआईए कोर्ट सजा सुनाएगा। और आपको ये भी बता दें कि यासिन मलिक पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने समेत कई गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने और कश्मीर की शांति भंग करने की धाराओं में आरोप तय किए गए थे। यासिन मलिक ने इन आरोपों को अदालत के सामने कबूल भी कर लिया था, जिसके बाद 19 मई को अदालत ने यासिन मलिक को दोषी करार दिया। और कांग्रेस ने भले ही चुनावी हार से निपटने के लिए चिंतन शिविर में खूब चिंतन किया, लेकिन इस महाचिंतन के बावजूद पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तमाम बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और अब इसी सिलसिले में राजस्थान में आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। इससे अब पार्टी के लिए एक के बाद एक झटकों की तरह देखा जा रहा है। कांग्रेस के चिंतन शिविर को खत्म हुए अभी महज 10 ही दिन हुए हैं, लेकिन पार्टी में नेताओं की विदाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब में बड़े नेता सुनील जाखड़ ने कांग्रेस चिंतन शिविर के बीच ही अपना इस्तीफा दे दिया। जाखड़ लंबे समय से पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे थे और इसी के बाद उन्होंने 50 साल का नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुनील जाखड़ के बाद अब कांग्रेस को भी दूसरा बड़ा झटका लगा, जहां गुजरात में ये झटका लगा है और पाटीदार नेता और प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपना इस्तीफा का ऐलान कर दिया। हार्दिक पटेल ने अपने इस्तीफे के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को सिर्फ विरोध की राजनीति करने वाली पार्टी बताया है। तो वहीं आर्टिकल 370, राम मंदिर और सीए एनआरसी जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार की तारीफ भी की। फिलहाल हार्दिक पटेल ने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इस बीच ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में एक बड़ी खबर सामने आई, जहां कोर्ट ने बिना ही वक्त गवाए मामले को सुनवाई करते हुए इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया है। और अब ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला फास्ट ट्रैक में चलेगा और बताया जा रहा है कि मामले की रोजाना सुनवाई हो सकती है और जल्द से जल्द फैसला भी सुनाया जा सकता है। ये मामला 30 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा, जहां सिविल जज रवि दिवाकर ने यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज महेंद्र पांडे इस मामले पर सुनवाई करेंगे। हालांकि ये बताया गया है कि ज्ञान व्यापी पर जो नई याचिका दायर हुई थी उसे ही ट्रांसफर किया गया है। इस मामले को लेकर अब हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़ ने बताया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में फाइल ट्रांसफर हो चुकी है, हम कोर्ट में जा रहे हैं और इस मामले की तत्काल पूजा की मांग करेंगे। इस मामले में आपत्ति का कोई मतलब ही नहीं है, हम चाहते हैं कि आज सुनवाई हो और कल से पूजा का आदेश जारी कर दिया जाए। बताया यह भी गया कि जज ने अपने विवेक से ही यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट भेजा है और ऐसे में मांग किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं की गई थी। इस मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई पर भी फैसला लिया जा सकता है। हालांकि साथ ही सुनवाई की एक टाइमलाइन भी तय की जा सकती है। आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में तय किए गए अपने समय के अनुसार फैसला सुनाया जाता है और इसके अलावा समन वारंट और बाकी तैयारियों में देरी से सुनवाई स्थगित नहीं हो पाती। और प्रवर्तन निदेशालय ने 155 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में करनाल के महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अशोक कुमार मित्तल को गिरफ्तार किया है। ईडी ने यहां पर अशोक कुमार को गिरफ्तार करने के बाद ईडी की विशेष अदालत के सामने पेश किया, जहां पर उसे पूछताछ के लिए 4 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी के आला अधिकारी ने बताया है कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बैंक फ्रॉड की धाराओं के तहत मित्तल और उसी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आरोप है कि मित्तल कंपनी का प्रमुख डायरेक्टर था और उसकी कंपनी ने बैंकों से करीब 21 करोड़ से लेकर 195 करोड़ रुपए तक का लेटर ऑफ क्रेडिट लिया हुआ था। आरोप यह भी है कि मित्तल और उसकी कंपनी फर्जी इंपोर्ट बिलों के आधार पर बैंक की राशि को सिंगापुर स्थित अपनी दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर करती है।
और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि पंजाब की है। यहाँ पर पंजाब का पानी बचाने को लेकर सीएम भगवंत मान ने कई अहम फैसले लिए। भगवंत मान की सरकार धान की सीधे बिजाई करने वाले किसानों को अब 1,500 रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि देगी। साथ ही भगवंत मान ने इस स्कीम के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने का ऐलान भी कर दिया है। जिन किसानों को स्कीम का लाभ लेना है उन्हें उस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। भगवंत मान ने ये भी कहा है कि हमें बहुत खुशी है कि पंजाब का पानी बचाने के लिए हमारी मुहिम को किसान भाइयों का भारी समर्थन मिल रहा है। भगवंत मान ने कहा कि धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को 1,500 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि ऐलान किया गया है और ये पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, जहां पर किसान अपना नाम और जानकारी भरकर सरकार की स्कीम का लाभ ले सकते हैं। सीएम की ओर से लॉन्च किए गए इस पोर्टल को मंडी बोर्ड ने डिजाइन किया है और ये कृषि विभाग के साथ जुड़ा हुआ है। पंजाब सरकार को उम्मीद है कि धान की सीधे बिजाई से 15 से 20% पानी बचाया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो पंजाब में ग्राउंड वाटर के लेवल में सुधार देखने को मिलेगा। और दिल्ली में हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को एक आदेश लागू न करने पर आड़े हाथों लिया है। आदेश ने यहां पर अदालत ने केजरीवाल सरकार से दिल्ली की निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में कार्यरत हजारों नर्सों को सरकार के बराबर वेतन भत्ता देने का आदेश लागू करने को कहा था, लेकिन उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसी बात पर हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई से पहले इसे लागू करने के लिए सरकार को आदेश दिया था और इसके साथ ही जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि अगर इस आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो सरकार को यह भी बताना होगा कि क्यों ना अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा कि ये निर्देश अधिवक्ता अमित जॉर्ज के माध्यम से नर्सों की अवमानना याचिका पर सुनवाई करने के बाद आया है और इस याचिका में दावा किया गया था कि दिल्ली सरकार ने 25 जून 2018 को अपने परिपत्र को लागू नहीं किया। इसमें उसने निजी अस्पतालों को सरकारी नर्सों के समान वेतन और भत्ते देने का आदेश दिया था। इसके बाद इस मामले में न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 19 अगस्त को एक नया हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि विशेष समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। अब बिहार की सियासत में अटकलों का दौर अभी भी जारी है, जहां पर कभी बीजेपी और जेडीयू के बीच रार की खबर सामने आती है तो कभी पार्टी नेताओं के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराजगी सुर्खियां बन जाती हैं। और वहीं अब जेडीयू की ओर से केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद उर्फ आरसीपी सिंह को दोबारा से राज्यसभा भेजे जाने पर भी अब तक सस्पेंस बना हुआ है। इसी मामले पर जेडीयू का कोई भी नेता खुलकर बात करने को तैयार नहीं है, जबकि जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश कुमार जो निर्णय लेंगे वही सभी को मान्य होगा। उमेश कुशवाहा ने यहाँ पर यह भी बताया कि बहुत ही जल्द आप लोगों को भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल राज्यसभा चुनाव में समय है और पार्टी के अंदर गुटबाजी को लेकर भी जेडीयू नेता ने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ हमारी पार्टी ही नहीं बल्कि हमारे घटक दल की पार्टी में भी नीतीश कुमार सर्वमान्य है क्योंकि उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीबीआई के बाद अब परिवर्तन निदेशालय ने चाइनीज वीजा रैकेट मामले में कीर्ति चिदम्बरम और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। ईडी अब जल्द ही इस मामले में पूछताछ के लिए कीर्ति चिदम्बरम और उनके सहयोगियों को नोटिस जारी करेगा और परिवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अब दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर किया गया है। ईडी के आला अधिकारी ने बताया है कि इस मामले की आरंभिक जांच के दौरान पाया गया था कि कथित रिश्वत की जो रकम आई थी उसे मनी लॉन्ड्रिंग भी किया गया था, यानी कि अवैध तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे को भेजा गया था। अब सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने यह मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्दी ही अब इस मामले में कीर्ति चिदम्बरम और उनके सहयोगियों से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। और 1991 के
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के चुनौती देने की वाली याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में लगातार दाखिल हो रही है। सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाले बनाए रखने के इस कानून को मौलिक और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध बताया जा रहा है। इस मामले में सबसे नई याचिका वाराणसी के रहने वाले स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की है, जहां उन्होंने कहा कि यह कानून हिंदू, जैन, सिख और बुद्ध समुदाय को अपना अधिकार मांगने से वंचित करता है। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को चुनौती देने वाली वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र को पहले ही एक नोटिस जारी कर चुका है। सरकार ने अभी तक उस पर जवाब दाखिल नहीं किया है। साथ ही आपको बता दें कि काशी और मथुरा समेत बाकी सभी धार्मिक स्थलों के लिए ये कह दिया गया कि उनकी स्थिति नहीं बदल सकती। इस तरह का कानून न्याय का रास्ता बंद करने जैसा है। किसी मसले को कोर्ट तक लेकर आना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस अधिकार के तहत इसको वंचित करता है, क्योंकि कानून हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है जिनकी जगह पर जबरन मस्जिद, दरगाह या चर्च बना दिया गया। ये न सिर्फ न्याय पाने के मौलिक अधिकार का हनन है, बल्कि धार्मिक अधिकार पर भी भेदभाव है। और इस बीच नारायण इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में आज सुबह ही दिल्ली एमसीडी द्वारा बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई है। यहां पर सड़क किनारे लगी सारी झुग्गी झोपड़ी और दुकानों पर एमसीडी का बुलडोजर चला है और दिल्ली एमसीडी द्वारा की गई इस कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक नारायण इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 पहुंचे। यहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया कि लोगों की पिछली 15 से 45 साल से दुकानें लगाई हुई हैं। एमसीडी ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और ना ही इन लोगों को कोई नोटिस दिया। बिना बताए ही सब कुछ तोड़फोड़ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत कर रही है और पूरी दिल्ली के अंदर ये लोगों के घरों को तोड़ने का काम कर रही है। दिल्ली एमसीडी के अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई के दावे पर सवाल खड़े करते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा कि अगर 35 साल से कोई दुकान लगी है तो अवैध कैसे हो सकती है? आप 18 साल से एमसीडी में हैं तो आपने ये अवैध काम होने से रोका क्यों नहीं? 35 साल से अगर कोई दुकान है तो वो अवैध कैसे हो सकती है? टूटी दुकानें पुनर्वास में मदद करेगी। और आम आदमी पार्टी दुर्गेश पाठक का कहना है कि इन लोगों की जितनी भी दुकानों पर कार्रवाई हुई है उनको पुनर्वास में भी जो भी मदद होगी वो आम आदमी पार्टी करेगी। और इस बीच देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा, मध्य प्रदेश में एक साधु की जटा काटने और नीमच में एक बुजुर्ग की हत्या जैसी घटनाओं के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को शहर में अनूठा प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी नेता मध्य प्रदेश में आए दिन कभी जाति पूछने के नाम पर, कभी साधु की चोटी काटने के नाम पर, तो कभी किसी अन्य कारण से आम आदमी की हत्या कर दी जाती है। प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने अपने आप को सनातनी हिंदू बताते हुए और आधार कार्ड लटकाकर शहर में घूम घूम कर ये प्रदर्शन किया है। इसमें लिखा हुआ था कि मैं सनातनी हिंदू हूं और शहर का मूल निवासी हूं। शहर कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बताया है कि मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में बीजेपी नेता सत्ता के नशे में मदहोश हैं। वो तालिबान की तरह ही आए दिन कानून हाथ में लेकर आम लोगों के साथ मारपीट और लोगों की हत्या कर दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में एक 65 साल के बुजुर्ग भंवरलाल जैन की हत्या कर दी गई, वो भी केवल इसलिए कि वो अपने नाम और जाति नहीं बता पाए थे। उन्होंने ये भी कहा कि बात बात पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार ने नीमच में बीजेपी नेता को बचाने का पूरा प्रयास किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने यहाँ पर कहा है कि प्रदेश में निरंतर ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि सरकार के संरक्षण में इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और राजस्थान के जयपुर के हिगोनिया गौशाला में प्रदेश का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का ऑटोमेटिक प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। अपने और हमने गौशालाओं में अब तक गायों के दूध निकालते हुए देखा है, लेकिन इससे ज्यादा दूध से बनने वाले अन्य प्रोडक्ट बनाते देखे हैं। लेकिन जयपुर में पहली बार हिंगोनिया गौशाला में सीएनजी बनाने के लिए एक प्लांट तैयार हो चुका है। पेट्रोलियम मंत्रालय से इसकी स्वीकृति मिलते ही शुरुआत कर दी जाएगी। दरअसल जयपुर में इंडियन ऑयल के कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी प्लांट
लगाया गया है, जहां दावा किया जा रहा है कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा प्लांट होगा और इस प्लांट में रोजाना गाय के गोबर से 6000 किलोग्राम तक सीएनजी का प्रोडक्शन किया जा सकेगा। ये प्लांट जयपुर के हिगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र की जमीन पर बना है और इस पर करीब 31.78 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस प्लांट की खास बात यह है कि ये पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। इसमें एक बार गोबर को डालने के बाद आगे का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। सीएनजी बनने से लेकर उसे स्टोर करने तक के काम के लिए मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंगोनिया गौशाला के रघुपति दास ने बातचीत में बताया कि गोबर से सीएनजी बनाने का ये प्लांट 5 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। इस प्लांट में प्रतिदिन 100 टन गोबर से करीब 6000 किलो सीएनजी का उत्पादन होगा और सीएनजी उत्पादन के बाद 20 टन जैविक खाद मिलेगी। इस कार्य से आने वाले समय में गौशाला आत्मनिर्भर हो पाएगा और 25 से 30 लाख रुपए प्रति महीना गौशाला की आमदनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ इस प्लांट को चलाने के लिए मात्र 23 लोगों की जरूरत होगी और ये प्लांट भारत का पहला ऐसा प्लांट होगा जहां पर गोबर से गाड़ियों में घूमने लायक सीएनजी गैस का उत्पादन किया जाएगा। और औरैया में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया है। औरैया जिले के थाना इरवा कचरा की चौकी उमरैन के पास ही यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार चालक ने संतुलन बिगड़ने की वजह से यात्री बस एक्सप्रेसवे पर नीचे गहरे गड्ढे में जा गिरे हैं। यहाँ आपको बता दें कि इसमें करीब 3 दर्जन यात्री घायल हो गए और घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ बस में घायलों को निकालकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और रायबरेली में सोशल मीडिया के जरिए एक और युवती को हवस का शिकार बनाया गया और आखिर में एक और पीड़िता न्याय की गुहार लगाने के लिए कानून के दरवाजे तक जा पहुंची है। प्यार से प्रताड़ना तक का ये पूरा सच जानिए इस रिपोर्ट में। कोई घटना घटती है तो अक्सर लोग उसे फिल्मी कहानी कहते हैं, पर सच तो ये है कि समाज में हो रही सत्य घटनाओं पर ही फिल्म आधारित होती है। और इस बीच एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई, दोस्ती पर वान चढ़ी, बात वीडियो कॉलिंग तक पहुंची और फिर बात अश्लील वीडियो शेयर करने तक आई और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खतरनाक खेल, जो एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात पर खत्म हुआ। ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत है। दरअसल फेसबुक पर आई फ्रेंड रिक्वेस्ट ने एक विवाहिता की जिंदगी में तूफान ला दिया, जिसकी शुरुआत हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से, जो विवाहिता की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। आरोप है कि इस फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद फेसबुक फ्रेंड ने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए विवाहिता की अस्मत को तार तार कर दिया। युवक रायबरेली के गुरबख्शगंज थाने में सिपाही के पद पर तैनात है और विवाहिता बिजनौर के धामपुर में किराए के एक मकान में रहकर अपने 2 मासूम बच्चों को शिक्षा दिला रही थी, जिसका पति चंडीगढ़ में टाइल्स पत्थर लगाने का काम करता है। बता दें कि इन दोनों की ही जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन इसी बीच फरवरी के महीने में महिला के फेसबुक पर एक युवक की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। महिला ने उसे एक्सेप्ट किया और एक दिन फेसबुक फ्रेंड ने विवाहिता को फेसबुक मैसेंजर पर वीडियो कॉल किया। इस पर विवाहिता का यह आरोप है कि इस कॉल को युवक रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करने लगा। युवक ने खुद को पुलिस वाला बताते हुए कहा कि अगर उसने बातचीत का सिलसिला जारी नहीं रखा तो वो वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग उसके पति को भेज देगा। फिर क्या था, इस महिला के मुताबिक वो युवक के जाल में फंसती चली गई। पीड़िता का कहना है कि बीते 4 मार्च को युवक उसके कमरे पर पहुंच गया और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया और वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। महिला के मुताबिक युवक ने कुछ दिन बाद ही उसे वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट करने की शर्त पर लखनऊ बुलाया और वहां से उसे बचरवा बुलाया गया, जहां विवाहिता से 2 अन्य लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा गया। पर जब महिला ने इसका विरोध किया तो बाद में महिला को समझा बुझाकर युवक गुरबख्शगंज थाने ले आया और इस महिला की जमकर पिटाई की गई। केशव नाम के लड़के से मेरी फेसबुक पे चैट हुई थी, बातें। किस नाम के लड़के से? केशव प्रताप। चैट हुई थी। उसने पहले तो उसने मुझे मैसेज किए, तो मैसेज पे तो मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया, तो उसने मेरे पास मैसेंजर पे कॉल की। वो कॉल मैंने रिसीव कर ली, वीडियो कॉल। तो वीडियो कॉल वो उसने रिकॉर्ड कर ली थी।
और उन्हीं वीडियो कॉल के जरिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझसे बातें करो, अगर मुझसे बातें ना करोगे तो मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा। इसी डर से मैंने उससे बातें की। मैंने उससे पहले तो मना किया कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम्हारी और मेरी उम्र में काफ़ी अंतर है और मेरे 2 बच्चे भी हैं, तुम किसी और को देख लो, किसी और से बातें कर लो, कि नहीं मुझे तुमसे ही बात करनी है और तुम आराम से अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा कि मेरे पास तुम्हारे पति का भी नंबर है। इस तरह से मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तो मैं उससे बातें बस चल रही थी काफ़ी टाइम से। फिर उसने अभी ये 4 मार्च को वो गांव गया हुआ था अपने, मेरे साइड का ही रहने वाला है वो। तो 4 तारीख को वो मेरे कमरे पे पहुंच गया। मैं अकेली थी कमरे पे, वहाँ पर पहुंच गया। उसने मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने उसको मना किया तो वो मुझे डराने धमकाने लगा कि अगर ज़्यादा बोलोगे, चिल्लाओगे तो मैं तुम्हारे यहीं पे शोर मचा दूंगा और जो तुम्हारे जो वीडियो मेरे पास पहले से ही है वो मैं सबको दिखा दूंगा। इसीलिए मैं ज़्यादा बस चिल्लाई नहीं, कुछ नहीं किया मैंने। जो उसने कहा मैंने चुपचाप वो कर लिया, उसकी बात मानती गई। और इस दौरान घर से बिना किसी को कुछ भी बताए निकली इस महिला के घर वापस न लौटने पर पति किसी तरह जानकारी निकालकर महिला के पास पहुंचा तो उसने देखा कि महिला अस्पताल में भर्ती है, जिसके बाद पति उसे लेकर वापस धामपुर चला आया। यहाँ उसने महिला आयोग में शिकायत की तो कार्रवाई शुरू की गई। जी सर, मेरे पास 6 तारीख की शाम को पहले तो बच्चों का फ़ोन आया कि पापा मम्मी लगभग दोपहर से 2:30-3 बजे से घर पे नहीं आई हैं। तो मैं सोचा मगर वैसे इधर उधर थोड़ा बहुत बैठी होंगी या मार्केट सामान लेने गई होंगी, तो मैंने इतनी गौर नहीं की। फिर उसके बाद में 15-20 मिनट बाद में मकान मालिक का फ़ोन आया जहाँ पे कमरा लेके रह रहे थे बच्चे मेरे। वे बोले कि राहुल उनका तो पता नहीं है और अब काफ़ी देर हो चुकी है और वे यहाँ नहीं है और तुम कोशिश करो कहीं से कहीं घर पे तो नहीं गई या कहीं रिश्तेदारियों में नहीं गई। मैंने सब जगह फ़ोन करके पता किया लेकिन इनका पता नहीं चला। फिर जब मुझे इनका पता नहीं चला, मुझे इनकी चिंता हुई। मैं वहीं से रात को 12-1 बजे चंडीगढ़ से रहता हूँ, मैं टाइल्स लगाने का काम करता हूँ। मैं वहाँ से वापस घर के लिए आ गया, जिसमें घर आते आते मेरे को लगभग 1:30 से 2 का टाइम हो गया दोपहर का। बसों से आना पड़ा, ट्रेनों का टाइम नहीं था। जब मैं वहाँ से आया मैंने आके घर की कंडीशन देखी तो सामान वामान सब ऐसे थोड़ा बिखरा हुआ था, कुछ इनका सामान भी नहीं मिल रहा था, पैसे भी घर पे कम थे, दिखाई दिए थे जितने मैं इनको खर्च के लिए दे के गया था। बहरहाल आयोग की पहल पर इस पूरे मामले में जांच अब सीओ लालगंज को सौंप दी गई है और पीड़ित विवाहिता महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति से अपनी व्यथा करने भी पहुंच गई, जहां अंजू प्रजापति ने यह आश्वासन दिया है कि जांच रिपोर्ट 3 दिन में पूरी हो जाएगी और जांच के बाद अगर आरोप सही पाए गए तो सिपाही के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हेमलता का केस आयोग में गया है, जैसे कि 12 तारीख को उनकी सुनवाई थी संभवतः वहाँ पर। मैं इससे मिल नहीं पाई थी, टेलीफोनिक मेरी वार्ता हुई थी और इसकी जांच सीओ सिटी द्वारा की जा रही है और लगभग वो जांच पूरी हो गई है। 2 दिन में वो जांच सबमिट हो जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा, अगर वो पुलिस विभाग का कांस्टेबल दोषी है तो उसे बिल्कुल सजा मिलेगी। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।